नमस्कार दोस्तों आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्री प्रदीप सक्सेना जी से। प्रदीप सक्सेना जी उन तमाम व्यक्तियों के लिए आदर्श हैं जो जीवन में किसी न किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। वो चुनौती शारीरिक विकलांगता हो या आर्थिक विपन्नता हो। दोस्तों, जीवन में चुनौतियां हमेशा सबके सामने होती हैं और कुछ लोग उनसे जीत हासिल कर अपने आप को सिद्ध करते हैं। आप ऐसी ही विभूति है जिनके जीवन से हम लोग सीख ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं श्री प्रदीप सक्सेना जी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ 60 के दशक में, और माता पिता तो सभी का साक्षात्कार होता है, वैसे ही मेरा हुआ। हाँ, जो हम 4 भाई बहन हैं, परिवार के विषय में जैसा आपने जानना चाहा है, तो जब मेरा जन्म हुआ उस समय मैं तीसरे नंबर की संतान था अपने माता पिता की, और जन्म की 1.5 वर्ष बाद मुझे पोलियो हुआ। लेकिन उस समय 3 महीने तक वो आइडेंटिटी ही नहीं कर पाए कि मुझे क्या तकलीफ़ है, क्या हुआ है। वो ये बोलते रहे कि इसको फीवर था। एक सिस्ट बनी थी मेरे बगल में, उसकी उन्होंने सर्जरी करी फीवर के दौरान। फिर 3 महीने बाद मेरी ग्रैंड मदर आई, उन्होंने देखा मुझे, और देखने के बाद उन्होंने बोला क्या हो गया क्या हो गया। जब डॉक्टर के पास लेके गई तो उन्होंने पूरा चेकअप करा और उन्होंने बोला पोलियो हो गया। तो पोलियो होने के बाद भी उस समय जब मेरे को पोलियो हुआ था, उस समय ना मैं बैठ पाता था ना लेट पाता था, जबकि मैं पोलियो से पहले 1.5 साल का हो गया था, खड़ा होकर चलने लग गया था। और वो कुछ तकनीकी या डॉक्टर की लापरवाही जो समय पे वो आइडेंटिटी नहीं कर पाए, इसलिए मेरी डिसेबिलिटी बढ़ती गई। शरीर के चारों अंग से तात्पर्य यदि आप हाथ पाँव से ले रहे हैं तो सिंगल हैंड मेरा काम करता है, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स रिस्ट खाली पार्शियल काम करती हैं। प्रारंभिक शिक्षा के विषय में जहाँ तक मेरी मेमोरी में है, कभी मैं स्कूल कॉलेज या कहीं में जाने में सक्षम भी नहीं था और साधन भी नहीं थे कि कोई कैसे लेके जाए। और उस फिर ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ है, लेकिन मेरे फादर भोपाल में जॉब में थे। तो भोपाल जॉब में थे, और उस समय स्कूल वगैरह इतने पास में नहीं होते थे, कोई छोड़ा ही ले आए, तो इसलिए संभव नहीं था। और फिर सोसाइटी भी फिजिकली चैलेंज बच्चों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते थे, बड़ी विचित्र निगाहों से देखते थे। तो उससे पेरेंट्स भी मानसिक जो माता पिता भी यंग अवस्था में थे, तो उनको भी सोसाइटी से कुछ कट के रहना पड़ता था कि हम इसको लेके कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ कोई ना कोई अपनी सलाह देगा, ये कर लो,
ऐसा कर लो वैसा कर लो, कोई अंधविश्वास में कोई साधु बाबा कर लो, कोई ये कर लो। तो माता पिता काफ़ी भ्रमित हो गए थे। तो फिर उस कंडीशन में मुझे मेरे चाचा बॉम्बे डॉक्टर थे, वो आए, मुझे बॉम्बे ले गए। बॉम्बे चिल्ड्रंस ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एंड डिएबिटिक सेंटर हाजी अली पे, वहाँ उन्होंने एडमिट करा। वहाँ से मेरा जो है कि ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 71 में एडमिट करा उन्होंने मुझे। और प्रारंभिक शिक्षा जब मैं भोपाल में था तो मेरे प्राइवेट रूप से, मतलब उस टाइम जो 5वीं बोर्ड हुआ करता था, मैंने वो क्लियर कर लिया था। उसके बाद में मेरी जो कि अवेयरनेस थी, वहाँ का इन्वायरमेंट था, कहने को हॉस्पिटल के साथ में रिहेबिलिटेशन सेंटर भी था, लेकिन वहाँ एक नीचे छोटा सा स्कूल था, प्ले स्कूल टाइप का। लेकिन मेरी मम्मी अब उस समय आर्थिक समस्याएं ऐसी थी कि हर महीने मतलब पूरी फैमिली के साथ कोई बॉम्बे नहीं जा सकता था, और जाने आने में समय भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो हर 2 महीने में 3 महीने में या तो मेरी मदर मेरे पास आती थी या फादर आते थे, तो वो मुझे बुक्स MP सिलेबस के हिसाब से प्रोवाइड करवा के जाते थे। और जब एड्स का एग्ज़ाम का समय आया मेरा, तो वो बॉम्बे से लेके आए। प्लास्टर चढ़ा हुआ था मेरे पैरों में, वेजिंग चल रहा था, तो उन्होंने उसमें मेरे को एग्ज़ाम दिलवाया। आज जहाँ हॉलीवुड रेलवे स्टेशन जो कमलापति हो गया है, वहाँ पे एक मिडिल स्कूल था, वहाँ से मैंने एग्ज़ाम दिया, मिडिल पास करा, फिर वापस बॉम्बे चला गया। बॉम्बे से लौट के आने के बाद में कैलिपर और बैसाखी से चलने लग गया। चलता था, लेकिन घर में कोई भी आता था इतनी झिझक रहती थी, किसी के सामने नहीं बैठता था। और पब्लिक कॉन्टेक्ट क्या होते हैं, और जब इतने 7 साल हॉस्पिटल में ही रहा मैं, तो हॉस्पिटल मुझे अपना घर प्रतीत होने लग गया। जब भोपाल वापस आया तो घर बड़ा कुछ समय घर में बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि बाल अवस्था थी। फिर जो है कि कंटिन्यूटी में मेरी एजुकेशन, मतलब इलाज के साथ में शिक्षा चलती रही। उस टाइम हायर सेकेंडरी होता था, लेकिन जो सिलेबस वाइज, क्योंकि एकदम से मेरे पिताजी खुद ही एजुकेशन सेक्रेटरी रहे हैं, तो उनका ये था कि तुम इकट्ठे जंप नहीं लगा सकते हो, इसलिए हर कोर्स को ईयर वाइज कंप्लीट करो। तो 8th के बाद में 9th 10th का मैंने कोर्स इकट्ठा कंप्लीट करा। उस टाइम 11th को हायर सेकेंडरी बोलते थे। हायर सेकेंडरी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया 78 में, उसको पास करा। उसके बाद में मैंने फिर BA की भी मेरी एजुकेशन कंटिन्यू चलती रही। BA करा मैंने। BA के बाद में मैंने फिर 82 में SSC का एग्ज़ाम दिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, और कुछ बैंक्स के भी एग्ज़ाम दिए। लेकिन मेरा सिलेक्शन SSC में भी हुआ, बैंक्स में भी हुआ। और SSC से मुझे सेंट्रल एक्साइज, उस ज़माने में केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय कहलाता था, ना कमिश्नरेट नहीं कहलाता था। वहाँ पे मेरी नियुक्ति हुई। भोपाल डिवीज़न था, इंदौर में समाहर्तालय था, कलेक्ट्रेट था इंदौर में। और हाँ, उसके बीच का मैं बताना चाहूँगा, मैंने हायर सेकेंडरी करने के बाद में 78 में हायर सेकेंडरी करा। हायर सेकेंडरी के बाद में मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू करी घर पे, मन लगाने के लिए भी और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए भी। तो उस ज़माने में 8 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। 450 रुपये मुझे 78 में मुझे मिलते थे। जो मेरे पिताजी की सैलरी थी उसका मतलब 1/4% आप मान लीजिए। उसके बाद में मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने बोला घर के अंदर बंद रहता है, ये इसको झिझक लगती है, बाहर नहीं निकलता, किसी से बात नहीं करता है। तो उन्होंने उस टाइम 80 के आसपास कंट्रोल का राशन का काफ़ी हो जाता था, एक परमिट लेके दे दिया कि तुम इसको चलाओ। थोड़ा बहुत एक दुकान ले ली, बाहर जाता था। लेकिन मेरे माता पिता को पसंद नहीं था इस तरह के काम। 6 महीने करने के बाद वो मैंने छोड़ दिया। लेकिन उसको करने के बाद में पब्लिक से जुड़ने का मुझे कॉन्टेक्ट मिला कि किस तरह के लोग होते हैं, क्या नहीं होते, कैसे लोग उधारी मांगते हैं, कैसे लोग चीट करते हैं। वहाँ से ज़िंदगी के अनुभव समझ में आए कि जेंडर क्या होता है। दुकान पर बैठे के समझ में आया कि जेंडर के विरुद्ध आज भी जो समाज में जो स्थिति चली आ रही है, हम जो जेंडर के विषय में बोल रहे हैं, तो पुरुष को यदि बदनाम करते हैं। जब से मुझे सोसाइटी की समझ में आएगी सोसाइटी में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्योंकि परिवार के अंदर में रह करके कुछ मर्यादाएं होती हैं। माता पिता, भाई बहन या जो भी हैं, वो मर्यादा के अंदर बात करते हैं। इसलिए जो हमारी जो प्रैक्टिकली लाइफ है उससे हम बहुत दूर रहते हैं। तो अवेयरनेस की कमी के कारण भी निश्चित लोग पिछड़ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान हो तो सब चीज़ों का ज्ञान हो, आपको अच्छी चीज़ का भी ज्ञान हो, बुरी चीज़ का भी ज्ञान हो। जब भी आप निर्णय ले पाएंगे आप अच्छा क्या कर रहे हैं, बुरा क्या कर रहे हैं।
जब हायर सेकेंडरी पास करा तो मेरी मम्मी को जब मेरा रिजल्ट मालूम पड़ा, सबसे पहले वो खुश हुई। उनको लगा चलो कि इसकी नैया पार हो गई। उस टाइम में हायर सेकेंडरी पास करके कम से कम को लगता था बाबूगिरी की नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो इसी दौरान मेरा 83 में एसएससी के एग्ज़ाम के बाद मेरा जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, 84 में मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया। अपॉइंटमेंट का मैंने ऑफिस में ज्वाइन कर लिया और उस टाइम बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का कोई भी इशू नहीं था। ऑफिस सेकंड फ्लोर पे था, मुझे जाना पड़ता था मजबूरी में, और ऐसा कोई नियम नहीं था कि जिसमें कि मतलब मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मांग सकूँ, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के पास में ऑफिस में जगह ही नहीं थी। फिर धीरे धीरे लोगों से संबंध बनते गए। फिर ऑफिस जो मेरा मतलब जो पहले किराए की बिल्डिंग में था, फिर बाद में अपनी खुद की सरकार की बिल्डिंग बनी, उसमें शिफ्ट हो गया। वहाँ लोगों को मेरी प्रॉब्लम समझ में आई तो वहाँ मेरे हिसाब से कुछ अरेंजमेंट करे गए, लेकिन वो जैसे कि सरकार के आधार पर नहीं थे, वो अधिकारियों के समझ के आधार पे थे। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम दिया गया, पूरा ऑफिस ऊपर रखता था, ग्राउंड फ्लोर पे खाली मैं बैठता था। उसके पहले मैं ऑफिस में ऊपर जाता था तो सीढ़ियों से गिर गया, शोल्डर में चोट लगी, बैसाखी जो कैसे टूट जाने के कारण। उसका मुझे 6 महीने बिस्तर पे पड़ा रहना पड़ा। जब मेरे ऑफिसर को समझ में आया कि इसको ऊपर चढ़ाना कितना रिस्की है, उसके बाद उन्होंने मेरे लिए 89 में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे व्यवस्था करी। डिपार्टमेंट में जित प्रमोशंस जो होते थे वो सब डिपार्टमेंट कंपटीशन एग्जाम के थ्रू होते थे। ऐसा नहीं है कि सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होते हों। तो मैं डिपार्टमेंट के जितने भी एग्जाम में सब क्लियर करे, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, और क्रमबद्ध पदोन्नति के अलावा आउटस्टैंडिंग प्रमोशन भी मुझे मिले। और हर साल शुरुआत में मैं ऑफिस मेरे ऑटो रिक्शा हायर करा हुआ तो मंथली वो लेता था, छोड़ता था। 89 में जब मेरा शोल्डर डिसलोकेशन हुआ, मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस करा, मेरे माता पिता को समझाया। उन्होंने एडवाइस दी कि सेल्फ डिपेंड बनाना है, मोबिलिटी देना है, तो आप इसको गाड़ी दिलवाओ। तो मेरे पास माता पिताजी की सक्षमता अक्षमता जो भी थी उसको देखते हुए उन्होंने मेरे लिए एक कार की व्यवस्था करी जो यूएस से आई, और उसके थ्रू मैंने ऑफिस आने जाना शुरू करा। तो ये है कि मैं 89 के बाद 90 से मैं कार का यूज़ करता आ रहा हूँ। एसएससी के थ्रू मुझे जनरल में मिली थी, मिलिट्री जनरल में हुई थी। हाँ, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर एसएससी में उस समय जो एग्ज़ाम होते थे यूडीसी ग्रेड के, उसको यूडीसी बोलते थे, मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ, तो उसमें टाइपिंग कंपलसरी थी। लेकिन मेरी लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम के कारण टाइपिंग एग्जामिनेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करी थी, प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करा था। दिव्यांग वर्ड या स्पेशल, दिव्यांग वर्ड जो है कि दिव्यांग जिसके अंग ही नहीं है तो आपको उसको दिव्यांग कैसे बोल दोगे। मानो किसी व्यक्ति का एक हाथ कट जाता हैगा, ईश्वर ने उसको 2 हाथ दिए हैं, तो उसका ट्रामा में या एक्सीडेंट में, मैं जब अस्थिवादी विकलांगता हट के बात कर रहा हूँ, किसी दुर्घटना में उसका एक हाथ कट जाता है, एक पैर कट जाता हैगा, वो चल नहीं पा रहा है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, या उसको दोनों अंग प्रभावित हो गए हैं, तो उसको आप मतलब वो अपना काम ही नहीं कर पा रहा, वो दूसरों के थ्रू काम कर रहा है, दूसरों के अंगों का सहारा लेके काम कर रहा है, तो वो दिव्यांग उसको दिव्यांग कैसे संबोधित किया जाता है। दिव्यांग तो वो होता है जिसके अंगों में बहुअंगों, तो आम व्यक्ति से ज़्यादा तो ताकतवर अंग हो उसके, और दिव्य शक्ति। दिव्यांग तो जो है कि अपन जैसे कि दिव्यांग मतलब बहुत बहुत अंग वाला व्यक्ति, तो ये तो हम ईश्वर के लिए बोलते हैं। दिव्य बुद्धिजीवी हम साधु संतों के लिए प्रयोग करते हैं, वो ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद के लिए वो कर रहा है, खुद के लिए संघर्ष करता है, उसको आप दिव्यांग कैसे बोल सकते हैं। तो उसको जो है उसके लिए पहले एक शब्द चला आ रहा है डिसेबिलिटी, शरीर से कमज़ोर। तो शरीर से कमज़ोर है लेकिन वो प्रतिभाशाली है, तो उसकी प्रतिभा को, उसके शरीर को जोड़ते ना देखते हो, उसकी प्रतिभा की दृष्टि से उसका आकलन करना चाहिए, ना कि दिव्यांग बोल देने से उसका मनोबल नहीं बढ़ेगा उसका। जैसे उसको किसी व्यक्ति को मानो खाली सपने दिखाने से कि भाई तुम दिव्यांग हो, तुम्हारे पास बहुत सारे अंग हैं या बहुत ताकतवर तुम्हारे अंग हैं, और वो बेचारा उसके सहारे वो ये चल देता है किसी रास्ते के ऊपर, वो आधे रास्ते में थक जाएगा, ना अपने घर वापस पहुँच पाएगा, ना वो मतलब मंजिल पर पहुँच पाएगा।
जीवन में चाहे आम व्यक्ति हो, शरीर से पूर्ण सक्षम हो या निशक्त हो, तो एक अवस्था के बाद में ही मतलब व्यक्ति माता पिता तक निर्भर कर सकता है। किसी के माता पिता आजीवन अमर नहीं रहते हैं और परिवार के सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो निशक्त व्यक्ति को भी ये चाहिए, मैंने भी इंसान की योनि में जन्म लिया है, मुझे कर्म करना है, गतिशील रहना है और कम से कम परिवार के लिए नहीं, फैमिली के लिए नहीं, खुद के लिए तो मुझे, अपने आजीविका के लिए तो मुझे अपना जो भी है, जितनी मेरी योग्यता है, प्रतिभा है, जो भी मेरी आवश्यकता है, उनको आवश्यकता पूरा करने के लिए अपने हिसाब से उसको अपने आप को डेवलप करके, और माता पिता का भी दायित्व होता है कि जब बच्चा 24 साल से पहले उसको इस्टेब्लिश कर दें और 14 साल की एज से उसके पुनर्वास और उसके आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास शुरू कर दें। क्योंकि उनको भी मालूम है कि यदि उसको आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे और वो अपना कमाने लायक धनराशि नहीं जुटा पाएगा, एक बंदी बंधाई मासिक आय या जो भी है उसकी आवश्यकता के अनुकूल, तो उसको प्रोग्रेसिव लाइफ देने के लिए उसको आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। और ये व्यक्ति में जब तक खुद अब इच्छा शक्ति नहीं होगी वो नहीं कर सकता। ये मेरे जिंदगी का खुद का अनुभव है। आज मैं हूँ, आज मुझे 10 लोग जानते हैं, इंडिया के हर स्टेट में 10 लोग मुझे जानते हैं कि कोई व्यक्ति है, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट में इतने अप्रिशिएशन मिले हैं और सामाजिक तौर पे भी मिले हैं। क्यों मिले हैं कि लोगों ने मुझे कभी ये नहीं, आज तक मेरे जीवन का इतिहास है, बालावस्था का मुझे याद नहीं है, जब से मैंने एक अपनी पद प्रतिष्ठा हासिल करी तो आपने मुझे नाम से बुलाया प्रदीप सक्सेना जी, या मेरे पद से बुलाया कि प्रशासनिक अधिकारी या चीफ अकाउंट ऑफिसर। लेकिन किसी ने कभी मुझे निश्चितता की दृष्टि से नहीं देखा, क्योंकि और कभी किसी ने मुझे विचारकी की दृष्टि से देखा। अच्छा, कमिश्नर से लेकर के नीचे के बाबू तक कई बार मेरे पास में सलाह लेने आते रहे कि तुमने मतलब जो है कि, क्योंकि मैं एक जगह बैठ के काम करता था, सारे नियम अधिनियम सब जगह की सबकी जानकारी मुझे थी। और दूसरा, मेरी पोस्टिंग शुरू से भोपाल में ही रही, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही रही, मेरा ट्रांसफ़र कहीं भी इधर उधर नहीं करा गया। और इसके लिए मैं मेरे अधिकारियों और मेरे डिपार्टमेंट का मैं मतलब आभारी भी हूँ कि उन्होंने मेरी समस्या को समझते हुए रोटेशन मेरा कहीं भी नहीं करा। और इसलिए मुझे, जो मैंने 34 साल 57 दिन नौकरी करी, तो मुझे ऑफिस की एक एक फाइल, एक एक नियम, एक एक परिवर्तन, सारी चीज़ें मेरी मेमोरी में है। तो आज की दिनांक में भी कभी ऑफिस में कोई दिक्कत आती तो मेरे पास फ़ोन आता है, कायदे से फ़ोन आता है, चीफ कमिश्नर का भी आता है, कमिश्नर का भी आता है, या किसी बाबू का भी आता है, सर ऐसा होता है तो फिर क्या करना है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने सेवा काल में भी अपना पूरा मतलब जो बेस्ट दिया, और आज भी मैं बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। शारीरिक पीड़ा है कि 2012 के बाद में, 2008 से 12 तक ऑस्टोपोरोसिस के कन्फ्यूजन में रहा। 2013 में ऑस्टोसोरिग्मा कैंसर, मतलब बोन कैंसर जिसको बोलते हैं, वो डायग्नोसिस हुआ। थोड़ा सा घबरा गया। उसके बाद में मेरे मन में ये आया कि इतना ज़िंदगी कष्ट में निकाली तो और आगे भी निकल जाएगी। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, इलाज करवाता रहा। जो ऑस्टोसोरिग्मा का कैंसर है पूरे शरीर में फैल गया, ब्लड कैंसर में, माइलोमा में कन्वर्ट हो गया, लिवर प्रॉब्लम से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, खाना पीना रिस्ट्रिक्टेड है, लिक्विड डाइट है, लेकिन क्रिएटिविटी अभी भी है, अभी भी लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। तो ये मैं संदेश अपनी पद प्रतिष्ठा या अपने लिए शाबाशी के लिए नहीं दे रहा हूँ। यह है कि व्यक्ति की जब तक सांस है, जब तक आस है, उसको प्रयास करना ही चाहिए। यदि हम एक जगह बैठे रहेंगे तो खाना हमारे पास चल के नहीं आएगा, खाने तक हमको पहुंचना पड़ेगा। कपड़े आप तक नहीं आएंगे, आप निर्वस्त्र नहीं रह सकते हैं, कपड़ों तक आपको पहुंचना पड़ेगा। आपके लिए किसी ने ला के रख भी दे तो आपको अलमारी तक, या आपके जहाँ कपड़े रखे हैं या आपको वॉशरूम तक आपको जाना ही पड़ेगा कपड़े पहनने के लिए। तो गतिशील होना है। इसलिए जो बहुविकलांगता से व्यक्ति पीड़ित नहीं है, उसको हर अर्थ में अपने आप को एक्टिव करना है। एक आम व्यक्ति की तरह किसी भी निशक्त व्यक्ति को अपने लिए आर्थिक रूप से सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। अब माता पिता एक लंबी अवधि तक साथ नहीं देते हैं, वो खुद शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं। और ये निशक्तता के लिए जेंडर वाइज कभी नहीं देखना है। मेरे कार्यालय में भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा,
क्योंकि वो शोभा नहीं देता। लेकिन मेरे कार्यालय में भी, मेरे साथ में भी पार्शियल डिसेबिलिटी वाले काफ़ी लोग रहे हैं, जिनको मैंने अपनी कार से कार चलाना सिखाया है, और जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने मुझे देख के कार खरीदी। तो एक दूसरे से प्रेरणा लेके आगे बढ़ना अनिवार्य है। और निःशक्त व्यक्ति के जो अभिभावक हैं या उनकी देख रेख में लगे लोग हैं, या एनजीओ जो है, एनजीओ काम कर रहे हैं, कुछ एनजीओ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कुछ कॉमर्शियल हैं, ठीक है, उनकी आजीविका का साधन है, लेकिन उनको अपना बेस्ट से बेस्ट देना होगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि प्रदीप सक्सेना जी ने अपने जीवन में जन्म के 1.5 वर्ष के बाद से लेकर आज तक संघर्ष किया। संघर्ष अपनी शारीरिक अक्षमता से, संघर्ष सामाजिक विसंगतियों से, संघर्ष परिस्थितियों से, और उन तमाम परिस्थितियों से विजेता के रूप में बाहर आए। दोस्तों, आपका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने मुलाकात की श्री प्रदीप सक्सेना जी से। उम्मीद है ये एपिसोड आपके न केवल उत्साह को बढ़ाएगा, बल्कि उनके अनुभव हमारे समस्याओं के मार्गदर्शन में भी काम आएंगे। उम्मीद है हमारे जीवन में संघर्षों से जीतकर विजेता बनने की प्रेरणा का माध्यम बनेगा ये एपिसोड। मिलते हैं अगले अंक में ऐसी ही किसी अन्य उत्साही जानकारी के साथ, उत्प्रेरक जानकारी के साथ, जिससे हमारा जीवन सरल हो सके, समृद्ध हो सके। नमस्कार।